शिकारी औरतें, अफसाना निगार सादत हसन मंटो। मैं आज आपको चंद शिकारी औरतों के किस्से सुनाऊंगा। मेरा ख्याल है कि आपको भी कभी उनसे वास्ता पड़ा होगा। मैं बम्बई में था। फिल्मिस्तान से आमतौर पर बरकी ट्रेन से 6 बजे घर पहुंच जाया करता था, लेकिन उस रोज मुझे देर हो गई, इसलिए कि शिकारी की कहानी पर बहस मुबाहिसा होता रहा। मैं जब बॉम्बे सेंट्रल के स्टेशन पर उतरा तो मैंने एक लड़की को देखा जो 3rd क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकली। उसका रंग गहरा सांवला था, नाक नक्शा ठीक था, जवान थी। उसकी चाल बड़ी अनोखी सी थी। ऐसा लगता था कि वो फिल्म का मंजरनामा लिख रही है। मैं स्टेशन से बाहर आया और पुल पर विक्टोरिया गाड़ी का इंतजार करने लगा। मैं तेज चलने का आदी हूँ, इसलिए मैं दूसरे मुसाफिरों से बहुत पहले बाहर निकल आया था। विक्टोरिया आई और मैं उसमें बैठ गया। मैंने कोचवान से कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चले, इसलिए कि फिल्मिस्तान में कहानी पर बहस करते करते मेरी तबीयत मुकद्दर हो गई थी। मौसम खुशगवार था। विक्टोरिया वाला आहिस्ता आहिस्ता पुल पर से उतरने लगा। जब हम सीधी सड़क पर पहुंचे तो एक आदमी सर पर टाट से ढका हुआ मटका उठाए सदा लगा रहा था, कुल्फी कुल्फी। जाने क्यों मैंने कोचवान से विक्टोरिया रोकने के लिए कहा और उस कुल्फी बेचने वाले से कहा, एक कुल्फी दो। मैं असल में अपनी तबीयत का तकद्दुर किसी तरह दूर करना चाहता था। उसने मुझे एक दूने पत्तों का प्याला में कुल्फी दी। मैं खाने ही वाला था कि अचानक कोई धम से विक्टोरिया में आन घुसा। काफी अंधेरा था। मैंने देखा तो वही गहरे सांवले रंग की लड़की थी। मैं बहुत घबराया। वो मुस्कुरा रही थी। दवन्ने में मेरी कुल्फी पिघलना शुरू हो गई। उसने कुल्फी वाले से बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में कहा, एक मुझे भी दो। उसने दे दी। गहरे सांवले रंग की लड़की ने उसे 1 मिनट में चट कर दिया और विक्टोरिया वाले से कहा, चलो। मैंने उससे पूछा, कहाँ? जहां भी तुम चाहते हो। मुझे तो अपने घर जाना है। तो घर ही चलो। तुम हो कौन? कितने भोले बनते हो। मैं समझ गया कि वो किस कुमाश की लड़की है। चुनाचे मैंने उससे कहा, घर जाना ठीक नहीं और विक्टोरिया भी गलत है, कोई टैक्सी ले लेते हैं। वो मेरे इस मशवरे से बहुत खुश हुई। मेरी समझ में नहीं आता था कि उससे निजात कैसे हासिल करूं। उसे धक्का देकर बाहर निकालता तो उद्यम मच जाता। फिर मैंने ये सोचा कि औरत जात है कि उससे फायदा उठाकर कहीं वो ये वावेला ना मचा दे कि मैंने उससे नाशाइस्ता मजाक किया है। विक्टोरिया चलती रही और मैं सोचता रहा कि ये मुसीबत कैसे टल सकती है। आखिर हम बेबी अस्पताल के पास पहुंच गए। वहां टैक्सियों का अड्डा था। मैंने विक्टोरिया वाले को उसका किराया अदा किया और एक टैक्सी ले ली। हम दोनों उस पर बैठ गए। ड्राइवर ने पूछा, किधर जाना है साहब? मैं अगली सीट पर बैठा था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उससे ज़ेरे लब कहा, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। ये लो 10 रुपए। इस लड़की को तुम जहां भी ले जाना चाहो ले जाओ। वो बहुत खुश हुआ। दूसरे मोड़ पर उसने गाड़ी ठहराई और मुझसे कहा, साहब आपको सिगरेट लेने थे? उस ईरानी के होटल से सस्ते मिल जाते हैं। मैं फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकला। गहरे रंग की लड़की ने कहा, 2 पैकेट लाना। ड्राइवर उससे मुखातिब हुआ, 3 ले आएंगे। और उसने मोटर स्टार्ट की और ये जा वो जा। बम्बई ही का वाकया है। मैं अपने फ्लैट में अकेला बैठा था। मेरी बीवी शॉपिंग के लिए गई हुई थी कि एक घाटन जो बड़े तीखे नक्शों वाली थी बेधड़क अंदर चली आई। मैंने सोचा शायद नौकरी की तलाश में आई है, मगर वो आते ही कुर्सी पर बैठ गई। मेरे सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाला और उसे सुलगाकर मुस्कुराने लगी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? तुम पहचानते नहीं? मैंने आज पहली दफा तुम्हें देखा है। साला झूठ मत बोलो, रोज रोज देखता है। मैं बड़ी उलझन में गिरफ्तार हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा नौकर फजल दीन आ गया।
उसने उस तीखे नक्शों वाली घाटन को अपनी तहवील में ले लिया। ये वाकया लाहौर का है। मैं और मेरा एक दोस्त रेडियो स्टेशन जा रहे थे। जब हमारा तांगा असेंबली हॉल के पास पहुंचा तो एक तांगा हमारे अकब से निकलकर आगे आ गया। उसमें एक बुर्का पोश औरत थी जिसकी नकाब नीमवा थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में अजीब किस्म की शरारत नाचने लगी। मैंने अपने दोस्त से जो पिछली नशिस्त पर बैठा था कहा, ये औरत बदचलन मालूम होती है, तुम ऐसे फैसले एकदम मत दिया करो यार। बहुत अच्छा जनाब, मैं आइंदा एहतियात से काम लूंगा। बुर्का वाली औरत का तांगा हमारे तांगे के आगे आगे था। वो टिकटिकी लगाए हमें देख रही थी। मैं बड़ा बुज़दिल हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे शरारत सूझी और मैंने उसे हाथ के इशारे से आदाब अर्ज कर दिया। उसके अध ढके चेहरे पर मुझे कोई रद्द अमल नजर न आया, जिससे मुझे बड़ी मायूसी हुई। मेरा दोस्त गुटकने लगा। उसको मेरी इस नाकामी से बड़ी मसरत हुई। लेकिन जब हमारा टांगा शिमला पहाड़ी के पास पहुंच रहा था तो बुर्का पोश औरत ने अपना टांगा ठहरा लिया। और मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। वो नीम उठी हुई निकाब के अंदर मुस्कुराती हुई आई और हमारे टांगे में बैठ गई। मेरे दोस्त के साथ मेरी समझ में ना आया कि क्या किया जाए। मैंने उस बुर्का पोश औरत से कोई बात न की और टांगे वाले से कहा कि वो रेडियो स्टेशन का रुख करे। मैं उसे अंदर ले गया। डायरेक्टर साहब से मेरे दोस्ताना मरासिम थे। मैंने उनसे कहा, ये खातून हमें रास्ते में पड़ी हुई मिल गई, आपके पास ले आया हूं और दरखास्त करता हूं कि इन्हें यहाँ कोई काम दिलवा दीजिए। उन्होंने उसकी आवाज का इम्तिहान कराया जो काफी इत्मीनान बख्श थी। जब वो ऑडिशन देकर आई तो उसने बुर्का उतारा हुआ था। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी उम्र 25 के करीब होगी। रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन उसका जिस्म ऐसा मालूम होता था जैसे शकरकंदी की तरह भूबल में डालकर बाहर निकाला गया है। हम बातें कर रहे थे कि इतने में चपरासी आया। उसने कहा कि बाहर एक टांगा वाला खड़ा है, वो किराया मांगता है। मैंने सोचा शायद ज्यादा अरसा गुजरने पर वो तंग आ गया है। चुनाचे मैं बाहर निकला। मैंने अपने तांगे वाले से पूछा, भाई क्या बात है, हम कहीं भाग तो नहीं गए? वो बड़ा हैरान हुआ। क्या बात है सरकार, तुमने कहला भेजा है कि मेरा किराया अदा करो। मैंने जनाब किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसके तांगे के साथ ही एक दूसरा तांगा खड़ा था। उसका कोचवान जो घोड़े को घास खिला रहा था मेरे पास आया और कहा, वो औरत जो आपके साथ गई थी कहाँ है? अंदर है। क्यों? जी उसने 2 घंटे मुझे खराब किया है। कभी इधर जाती थी कभी उधर। मैं तो समझता हूँ कि उसको मालूम ही नहीं कि उसे कहाँ जाना है। अब तुम क्या चाहते हो? जी मैं अपना किराया चाहता हूँ, मैं उसे लेकर आता हूँ। मैं अंदर गया। उस बुर्का पोश औरत से जो अपना बुर्का उतार चुकी थी कहा, तुम्हारा तांगे वाला किराया मांगता है। वो मुस्कुराई, मैं दे दूंगी। मैंने उसका पर्स जो सोफे पर पड़ा था उठाया, उसको खोला, मगर उसमें एक पैसा भी नहीं था। बस के चंद टिकट थे और 2 बालों की पिन्ने और एक वाहियात किस्म की लिपस्टिक। मैंने वहां डायरेक्टर के दफ्तर में कुछ कहना मुनासिब न समझा। उनसे रुखसत तलब की। बाहर आके उसके तांगे वाले को 2 घंटों का किराया अदा किया और उस औरत को अपनी दोस्त की मौजूदगी में कहा, तुम्हें इतना तो ख्याल होना चाहिए था कि तुमने तांगा ले लिया है और तुम्हारे पास एक कौड़ी भी नहीं। वो खिसियानी हो गई। मैं आप बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं बहुत बुरा हूँ। तुम बड़ी अच्छी हो। कल से रेडियो स्टेशन आना शुरू कर दो। तुम्हारी आमदनी की सूरत पैदा हो जाएगी। ये बकवास जो तुमने शुरू कर रखी है इसे तर्क कर दो। मैंने उसे मलंग के पास छोड़ दिया। मेरा दोस्त वापस चला गया। इत्तेफाकन मुझे एक काम से वहां जाना पड़ा। देखा कि मेरा दोस्त और वो औरत इकट्ठे जा रहे थे। ये भी लाहौर ही का वाकया है। चंद रोज हुए, मैंने अपने दोस्त को मजबूर किया कि वो मुझे 10 रुपए दे। उस दिन बैंक बंद थे। उसने माजूरी का इजहार किया।
لیکن جب میں نے اس پر زور دیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہ 10 روپے پیدا کرے، اس لیے کہ مجھے اپنی ایک علت پوری کرنا ہے جس سے تم بخوبی واقف ہو، تو اس نے کہا، اچھا، میرا ایک دوست ہے، وہ غالباً اس وقت کافی ہاؤس میں ہوگا، وہاں چلتے ہیں، امید ہے کام بن جائے گا۔ ہم دونوں تانگے میں بیٹھ کر کافی ہاؤس پہنچے۔ مال روڈ پر بڑے ڈاک خانے کے قریب ایک تانگا جا رہا تھا۔ اس میں ایک نسواری رنگ کا برقع پہنے ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کی نقاب پوری کی پوری اٹھی ہوئی تھی۔ وہ تانگے والے سے بڑے بے تکلف انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ ہمیں اس کے الفاظ سنائی نہیں دیے، لیکن اس کے ہونٹوں کی جنبش سے جو کچھ مجھے معلوم ہونا تھا ہو گیا۔ ہم کافی ہاؤس پہنچے تو عورت کا تانگا بھی وہیں رک گیا۔ میرے دوست نے اندر جا کے 10 روپوں کا بندوبست کیا اور باہر نکلا۔ وہ عورت نسواری برقعے میں جانے کس کی منتظر تھی۔ ہم واپس گھر آنے لگے تو رستے میں خربوزوں کے ڈھیر نظر آئے۔ ہم دونوں تانگے سے اتر کر خربوزے پرکھنے لگے۔ ہم نے باہم فیصلہ کیا کہ اچھے نہیں نکلیں گے، کیونکہ ان کی شکل و صورت بڑی بے ڈھنگی تھی۔ جب اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نسواری برقع تانگے میں بیٹھا خربوزے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، آپ نے ابھی تک یہ نسواری رنگ نہیں پکڑا۔ اس نے کہا، ہٹاؤ جی، یہ سب بکواس ہے۔ ہم وہاں سے اٹھ کر تانگے میں بیٹھے۔ میرے دوست کو قریب ہی ایک کیمسٹ کے ہاں جانا تھا، وہاں 10 منٹ لگے۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ نسواری برقع اسی تانگے میں بیٹھا جا رہا تھا۔ میرے دوست کو بڑی حیرت ہوئی، یہ کیا بات ہے، یہ عورت کیوں بیکار گھوم رہی ہے؟ میں نے کہا، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی۔ ہمارا تانگا مال روڈ کو مڑنے ہی والا تھا کہ وہ نسواری برقع پھر نظر آیا۔ میرے دوست وہ کنوارے ہیں لیکن بڑے زاہد، ان کو جانے کیوں اکساہٹ پیدا ہوئی کہ اس نسواری برقعے سے بڑی بلند آواز میں کہا، آپ کیوں آوارہ پھر رہی ہیں، آئیے ہمارے ساتھ۔ اس کے تانگے نے فوراً رخ بدلا اور میرا دوست سخت پریشان ہو گیا۔ جب وہ نسواری برقع ہم کلام ہوا تو اس نے اس سے کہا، آپ کو تانگے میں آوارہ گردی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوست نے اس نسواری برقعے سے شادی کر لی۔